चलें जी, टाइमलाइन से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग टाइमलाइन को रिवाइज करते रहिए। टाइमलाइन का सबसे पहला पॉइंट था इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम सब कॉन्टिनेंट 1712, वार ऑफ प्लासी 1757, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसके बाद उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1863 टू 1867, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस 1885, उसके बाद ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, उसके बाद शिमला डेपुटेशन 1906, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, then we have Minto Morley constitutional reforms 1909, उसके बाद है दी cancellation of partition of Bengal 1911, joining of Quaid-e-Azam in All India Muslim League 1913, चलिए उसके बाद है वर्ल्ड वॉर 1 1914, लखनऊ पैक्ट 1916, okay, then we have end of World War 1 1918, Khilafat movement 1919, non-cooperation movement 1920, end of Khilafat from Turkey 1924 और end of Khilafat movement 1924, उसके बाद है साइमन कमीशन 1927, उसके बाद है नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, Quaid-e-Azam's 14 points, famous 14 points in 1929, first roundtable conference 1930, second RTC 19, अच्छा उससे पहले हम लोग कर लेते हैं लामा इकबाल, idea of separate state 1930, first RTC 1930, second RTC 1931 and third RTC 1932, उसके बाद था जी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935। यहाँ तक हमने देख ली है, ये सब चीजें आप लोगों के पास टाइमलाइन के अंदर ऐड होगी हुई हैं। आप लोग इसको डेली बेसिस पे रिवाइज के करें हर लेक्चर पे, ताकि आपको ये डेट्स भूले ना। चलें जी, हमारा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है, प्रोविंशियल इलेक्शंस। प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट जब आया था तो इट वाज प्रॉमिस्ड दैट देयर विल बी इलेक्शंस ऑन प्रोविंशियल लेवल्स, सूबाई सतह के ऊपर इलेक्शंस होंगे और जो पार्टी
जिस सूबे के अंदर सीटें विन करेगी वो पार्टी उस सूबे के अंदर अपनी हुकूमत बनाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली दफा सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स इन्वेडेड इन सब कॉन्टिनेंट, उस वक्त से लेकर अब तक देयर हैज बीन द फर्स्ट टाइम व्हेन the British invaders and the British government promised that there will be a local rule. लोगों का एक इक़्तिदार आएगा, मुकामी लोगों का एक इक़्तिदार आएगा, राइट फ्रॉम द 1857 से हम लोग, ये 1757 से हम लोग देख लें, क्योंकि 1757 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द टाइम व्हेन द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड इन सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश रूल सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्टार्ट हुआ, इसके बाद से वो रूल मजबूत होता गया, और अब 1937 तकरीबन 180 साल के बाद ऐसा हुआ है कि ब्रिटिश रूल ने प्रॉमिस किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के अंदर परफॉर्म अच्छा करेगी या विन करेगी इलेक्शन को, उसकी हुकूमत बन जाएगी। अब देखें, मैं यहाँ पर एक और चीज कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये एक हमने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए और मुकामी लोगों का इक़्तिदार यानी मुगल का इक़्तिदार वापस लाने के लिए सबसे पहले एक जंग भी लड़ी हमने 1857 के अंदर। उस जंग का क्या नतीजा निकला? ये एक जंग, मकसद दोनों का एक ही था। ये एक हमने जंग लड़ी है 1857 की, और उसके बाद उस जंग के बाद यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी और फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हुई है। ये एक स्ट्रगल डिफरेंट नौयत की, और ये यहाँ से जो स्ट्रगल स्टार्ट हो रही है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हो रही है। अब पॉलिटिकल स्ट्रगल का जो नतीजा निकला है, ऑल्दो इट्स क्वाइट लेट, ये एक लंबा 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, ऑल इंडिया कांग्रेस पहले बन गई है, दोनों आपस में भी निगोशिएट कर रही हैं, हुकूमत के साथ भी निगोशिएट कर रही हैं, दो इट वाज अ लिटिल डिलेड प्रोसेस, बट फाइनली द टाइम हैज अराइव्ड कि जिन प्रोविंसेस के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत बनेगी वो पॉलिटिकल पार्टी वहां पर अपनी हुकूमत बना ले, यानी मुस्लिम लीग की हुकूमत भी बन सकती है सूबों में, कांग्रेस की हुकूमत भी बन सकती है, किसी इस्लामी जमात की भी बन सकती है, किसी भी जमात जो जिस सूबे के अंदर परफॉर्म अच्छा करेगी, इलेक्शन विन करेगी, उस सूबे के अंदर अपनी हुकूमत बना लेगी। यानी हुकूमत साजी का काम पहली दफा बहुत लंबे अरसे बाद मुकामी लोगों के हाथ में आ रहा है। ओके, कुछ चीजें एक एक नंबर के लिए भी आएंगी, और वैसे ये पूरा ओवरऑल टॉपिक 4 नंबर के लिए आएगा। चलिए, क्या है वो चीजें? इलेक्शंस वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस, 11 सूबों के अंदर इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन हुए 11 सूबों में। तो इंडिया के 11 सूबों के अंदर इलेक्शन हुए, उनमें से कुछ मुस्लिम मेजोरिटी हैं, कुछ हिंदू मेजोरिटी भी हैं, सब हैं। मुसलमानों के लिए जो रूल रखा गया, जो मुसलमानों की देरीना ख्वाहिश थी बहुत अरसा पुरानी, उसके तहत मुस्लिम्स कंटेस्टेड द इलेक्शंस ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट रूल। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट रूल के तहत इलेक्शन लड़ने की को हिदायत थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट रूल क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट रूल ये है कि मुसलमानों की सीटें अलहदा कर दी गई हैं, मुस्लिम्स कांट बी चूजन फ्रॉम द हिंदूज। जो मुसलमानों की सीटें हैं उसके ऊपर कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकता, उस पर मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा होगा। तो मुस्लिम contested the election on separate electorate rule. Okay. Open seats या general seats. There were total 1585 general seats या open seats. ये बिल्कुल वैसे ही, जिस तरह आप कहते हैं कि किसी जगह के ऊपर
जनरल सीट्स कितनी है एडमिशन के लिए, जनरल सीट्स है 100, उसके बाद रिजर्व सीटें कितनी है, रिजर्व सीटें 5। वो रिजर्व सीट्स क्या होती हैं, वो होती हैं माइनॉरिटीज के लिए या डिसेबल्स के लिए। तो आप लोग जो अप्लाई करते हो वो जनरल सीट्स के ऊपर अप्लाई करते हो, ओपन सीट्स के ऊपर अप्लाई करते हो, इफ यू आर नॉट हैंडीकैप्ड और इफ यू आर नॉट बिलोंग टू एनी अदर कम्युनिटी। तो जनरल सीट्स अलहदा होती हैं, ओपन सीट्स अलहदा होती हैं। तो 1585 जो 1585 टोटल सीट्स ये जनरल सीट्स थी। अब जो मुसलमानों के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई थी दोज वर 491, मुस्लिम रिजर्व सीट्स 491, जनरल सीट्स 1585। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुसलमान कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट इस 1585 के ऊपर भी इलेक्शन लड़ सकता है, इसके ऊपर भी इलेक्शन लड़ सकता है, और ये जो 491 सीट्स हैं इसके ऊपर इलेक्शन तो लड़ेंगे ही सिर्फ मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम, ओनली मुस्लिम, सिर्फ मुसलमान 491 सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। ये इसके ऊपर ओनली मुस्लिम्स। लेकिन 1585 के ऊपर मुसलमान भी लड़ सकते हैं, हिंदू भी लड़ सकते हैं, क्रिश्चियन भी लड़ सकते हैं, जो मर्जी लड़ें। लेकिन ये जो 491 सीट्स हैं इसके ऊपर कैंडिडेट का मुसलमान होना बहुत जरूरी है। मुसलमान होना जरूरी है, मुस्लिम लीग का होना जरूरी नहीं है। मुसलमान कैंडिडेट है, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस का कैंडिडेट है, चाहे वो मुस्लिम लीग का कैंडिडेट है, चाहे वो जमात इस्लामी का कैंडिडेट है। उसका दाल तो जमात इस्लामी नहीं बनी, लेकिन आपको मिसाल से आपको मैं वजाहत कर रहा हूँ। फिर चाहे वो खाकसर तहरीक का कैंडिडेट है, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हिंद का कैंडिडेट है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हो, लेकिन उसका मुसलमान होना शर्त है, इसलिए वो 491 सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा। और कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ सकता है 1585 के ऊपर। सो ये कुछ उन लोगों ने सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई थी, 1585 जनरल सीट्स एंड 491 ओपन सीट्स। अब मुस्लिम लीग वाज टोटली फोकसिंग, मुस्लिम लीग का जो टोटल फोकस था वो ये 491 सीट्स था, जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग वाज टोटली फोकसिंग अपॉन 491 सीट्स के मुस्लिम लीग ने अपने सारे कैंडिडेट 491 सीटों पर खड़े किए जो मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, और मुस्लिम लीग वर एक्सपेक्टिंग दैट कैंडिडेट्स ऑफ मुस्लिम लीग विल विन फ्रॉम दिस रिजर्व सीट्स। मुस्लिम लीग ने अपना कोई भी कैंडिडेट 1585 यानी ओपन जनरल सीटों पर खड़ा नहीं किया, कोई भी कैंडिडेट, क्योंकि मुस्लिम लीग को पता था कि वो सिर्फ मुसलमानों की रिजर्व सीटों पर ही जीत सकते हैं, बाकी जगहों पर उसको जाने की जरूरत ही नहीं है। सो बेसिकली देयर वर टू big political parties. It was a contest between Muslim League and Congress. It was a contest between All India Muslim League All India Congress. ये दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी थे, लेकिन वो छोटी कंसीडर होती थी, वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी। इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही इलेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जिस तरह से आपको भी पता है कि हर अभी रिसेंटली जो इलेक्शन गुजरे 2018 वाले, उसके अंदर भी पता था यार दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके अलावा कुछ छोटी पॉलिटिकल पार्टी भी हैं। तो इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम के दरमियान इलेक्शन एक्सपेक्ट और कॉन्टेस्ट और मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सो स्टैट्स क्या थे, स्टैट्स ये थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज कॉन्टेस्टिंग ऑन 490 मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स, मुस्लिम रिजर्व सीट्स, जबकि ऑल इंडिया कांग्रेस 1585 जो कि जनरल सीट्स हैं, अलोंग विद 491 मुस्लिम रिजर्व सीट्स के ऊपर भी कांग्रेस लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास मुस्लिम कैंडिडेट्स भी थे, कांग्रेस के अंदर मुसलमान मेंबर्स भी थे, और कांग्रेस ने उनको, उन मुसलमानों को मुस्लिम रिजर्व सीटों पर टिकट दी है। तो ये कुछ रिजल्ट है। अब अगर आप लोग में से कोई स्टूडेंट अनम्यूट करे अपने आप को,
थोड़ा सा आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ इस हवाले से। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाह रहा है मेरे साथ तो ठीक है, वरना नो इशू। जी मेरे ख्याल में ये साथ भी मोहम्मद सुलेमान ऑलरेडी मेरे साथ हैं। जी जी सर। अच्छा जी, अब आपको इस टॉपिक की यहाँ तक समझ आ रही है कि 1937 का जो इलेक्शन है उसका पैटर्न क्या था। उसका पैटर्न ये था कि टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस 11 थे, जो उस पर रूल लगा हुआ जी था। सर। इलेक्टोरेट वाला रूल था कि यानी माइनॉरिटीज की सीटें और मुसलमानों की सीटें अलहदा कर दी जाएंगी। टोटल जनरल सीट्स कितनी है? 1585। और टोटल मुस्लिम रिजर्व सीट्स कितनी है? 491। ठीक है। अब मुस्लिम लीग ने जो डिसीजन लिया है वो है कि 491 सीट्स कम से कम उसको विन करेंगे वो मुस्लिम रिजर्व सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करके। लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस हर तरफ अपने कैंडिडेट खड़े किए, जनरल सीट्स के ऊपर भी और मुस्लिम रिजर्व सीटों के ऊपर भी। क्योंकि कांग्रेस का जो एम है ना, जो कांग्रेस का मोटो है, कांग्रेस का मोटो ये है कि कांग्रेस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी फॉर एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। यानी कांग्रेस पूरे इंडियन लोगों की नुमाइंदगी करती है, नॉट ओनली फॉर द हिंदूज। दिस वाज द बेसिकली एक वो जो ये, मोटो। हाँ ये इनका एक लोगो था, मोटो था और दावा था इनका। ये दावा था इनका कि देयर इज नो एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, ओनली द कांग्रेस। वो मुस्लिम लीग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वो कहते थे ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है, पूरे इंडिया के लिए क्यों नहीं है। जबकि खुद को कांग्रेस खुद को पूरे इंडिया की नुमाइंदा जमात कहती थी। वो कहती थी हम मुसलमानों की भी नुमाइंदगी करते हैं, हम हिंदुओं की भी नुमाइंदगी करते हैं, हम क्रिश्चियंस की भी नुमाइंदगी करते हैं, हम लोग ज्यूज की भी करते हैं, हम लोग जैन्स की भी करते हैं, हम लोग पारसियों की भी करते हैं, हम सब की नुमाइंदगी करते हैं ऑल इंडिया। सो ऑल इंडिया कांग्रेस वाज ऑफ द व्यू दैट देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी विच इज ऑल इंडिया कांग्रेस। जबकि मुस्लिम लीग खुद को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात। अब ये इलेक्शन डे जो उनसे यहाँ पर बेसिकली अपने अपने दावे को साबित करना है, अपने अपने दावे को साबित करना है। और वो दावा साबित किस तरह होगा? जो जितनी ज्यादा सीटें जीत जाएगा उसका दावा साबित हो जाएगा। इसकी सिंपल सी मिसाल में आपको कहता हूँ जी, इमरान खान दावा करते हैं जी कि इस दफा सबसे बड़ी जो जमात है और सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो मेरी जमात के साथ हैं। नवाज शरीफ दावा करते हैं नहीं जी नहीं, सबसे ज्यादा मकबूल और सबसे ज्यादा बड़ी जमात मुस्लिम लीग जमात है। पीपल्स पार्टी कहती है नहीं जी नहीं, आप दोनों के दावे गलत हैं। पूरे पाकिस्तान की जो एक ही वाहिद जमात है और वाहिद जो लीडर है वो भुट्टो है और पीपल्स पार्टी है। तो ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं, सब चीजें टेस्टिफाई हो जाती हैं इलेक्शन डे के ऊपर। इलेक्शन डे में जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं, इसका मतलब है उस पॉलिटिकल पार्टी का मोटो विन किया है और उसकी आइडियोलॉजी विन की है। यानी अगर अभी पीटीआई विन किए तो इसका मतलब है कि उनकी आइडियोलॉजी ये है कि हमने करप्शन ना करनी है ना करने देनी है, हमने इंसाफ करना है। उनका मोटो ये था इलेक्शन के अंदर। अब मुस्लिम लीग नून का मोटो क्या था ड्यूरिंग द इलेक्शंस के लिए? वोट को इज्जत दो। आप इस तरह कीजिए कि जो कैंडिडेट विन करके आता है उसको इज्जत देनी चाहिए, उसको उठा के। अगर तो मुस्लिम लीग नून विन करती तो डेफिनेटली उनका मोटो विन कर जाता। और पीपल्स पार्टी का हमेशा से ही मोटो ये रहा है रोटी कपड़ा और मकान। तो अगर पीपल्स पार्टी विन करती इसका मतलब है कि लोगों ने इस नारे को वोट दिया है, इस मोटो को वोट दिया है और इस सोच को वोट दिया है। तो इसी तरह ही इलेक्शन डे के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस आपस में कॉन्टेस्ट कर रही हैं। बहुत बिग पॉलिटिकल पार्टीज, असल मार का इन्हीं के दरमियान है। अब सारा दिन वोटिंग होती रही, सारा दिन लोगों को कैंडिडेट्स वर्गला के लेके आते रहे, उनको कंपेन करते रहे। और एट द एंड ऑफ द डे जो इलेक्शन का रिजल्ट निकला है वो शाम को, मैं आपको रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। 1585 और 491 में से टोटल जो कांग्रेस ने सीट्स हासिल की वो की है 707। कितनी सीट्स? 707। 7। परसेंटेज में कितनी बनती है आउट ऑफ 1585 अगर हम निकालें तो? सर परसेंटेज विल बी 870, 875, 78 रिमेनिंग जो आती है। नो नो नो, इफ 1585 विल बी द टोटल सीट्स, 1585 सीटें हो और 707 विन करें तो जो परसेंटेज आती है वो मेरे ख्याल में 41% तक आती है। 41% या 42%। ठीक है। और यही अब जरा मुस्लिम लीग का भी रिजल्ट देख लेते हैं। अच्छा, आपके नजदीक ये 41% रिजल्ट ठीक है कुछ के नहीं, कि कम है कि ज्यादा है?
सर ये 44% बन रहा है ऑलमोस्ट। 44% बन रहा है। जी सर। आपने कैलकुलेट कर लिया? चलें जी, 44%। 44% का जो रिजल्ट है, इसका मतलब है कि आधे लोग आपकी बातों से एग्री करते हैं, यानी 1585 में से आधे लोग आपकी बात को एग्री कर रहे हैं और आधे एग्री नहीं कर रहे। लेकिन कांग्रेस का दावा तो जी ये पूरे सारी जो लोग हैं वो मेरे साथ एग्री करते हैं और मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का दावा भी एक फेल दावा था, एक जीरो दावा था, इस लिहाज से कि ज्यादातर लोगों ने, मोर देन 50% ने कांग्रेस को वोट नहीं किया। नहीं दिए। अब जो मुस्लिम लीग का दावा था कि जितनी मुसलमानों की रिजर्व सीटें वो सारी की सारी मुस्लिम लीग विन करेगी, बिकॉज ओनली द मुस्लिम लीग इज द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम्स। मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अब जी इनका देख लें 105 जो विनिंग सीट्स हैं वो कितनी है जी? 105 आउट ऑफ 491। 491. So if you calculate the percentage, you will calculate it about said maybe 20%. सर 21%। 21%. So initially Congress was rejected by the 50%. Congress was not supported by the 50%. दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज टोटली आउटक्लास। मुस्लिम लीग को तो टोटली आउटक्लास कर दिया गया है, मुसलमानों को तो मुस्लिम लीग को टोटल शिकस्त हुई है मुस्लिम रिजर्व सीटों पर ही। मुस्लिम रिजर्व सीटों पर ही जो सेपरेट इलेक्टोरेट का हम लोग शोर मचा रहे थे 1906 से कि मुसलमानों की सीटें अलहदा करें जी, मुसलमान कभी भी नहीं विन कर सकते हिंदुओं में से, मुसलमानों की सीटें अलहदा करें। यहाँ से ये जो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ सिमला डेपुटेशन से, यहाँ से हमने सेपरेट इलेक्टोरेट का शोर मचाना शुरू किया ना, डिमांड रखी है यहाँ से, ऐसे ही है जी जी सिमला। सर। अब वो सेपरेट इलेक्टोरेट का रूल एक्सेप्ट हो गया और उस सेपरेट इलेक्टोरेट के रूल को एक्सरसाइज करने का जो वक्त आया है वो 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन में आया। यहाँ पर आके मुसलमान उस दावे को साबित ही नहीं कर सके। तो इतने इतने कैंडिडेट तो मुस्लिम लीग शायद सेपरेट इलेक्टोरेट का रूल ना होता तब भी शायद विन कर जाती। लेकिन सर इसमें जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर जो इनके पास जो मुस्लिम सीटों के ऊपर लोग लड़े थे उनमें से कितने लोग जीते थे इसके ऊपर? 707 मैंने आपको टोटल बता दिया ना, तकरीबन 650 जी उन्होंने ये थे 1585 में थे और 50 एक सीटें 50 सीटें इन्होंने मुस्लिम रिजर्व। मुस्लिम रिजर्व में से ली थी। हाँ, यानी 707 में आपको मिक्स मिलाकर बता रहा हूँ। हाँ जी ठीक है। तकरीबन 50 एक सीटें कांग्रेस ने मुस्लिम रिजर्व सीटों से भी हासिल कर ली। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग ने कैंडिडेट ही मुस्लिम रिजर्व सीटों पर खड़े किए और वहां पर भी सिर्फ 20% सीटें जीत सके हैं, और यानी 1/5 80% सीटें हम लोग नहीं जीत सके, मुस्लिम लीग नहीं जीत सके, अपने दावे को सच नहीं कर पाई। और इसके बाद जो रिजल्ट निकला वो ये रिजल्ट निकला कि आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, टोटल कितने प्रोविंसेस थे? 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए ना जी सर। तो आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस 11 सूबों में से ऑल इंडिया कांग्रेस सिक्योर्ड टू मेक इट्स गवर्नमेंट इन 8 प्रोविंसेस। 11 में से 8 सूबों के अंदर किसने हुकूमत बनाई? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने, जिनमें से 6 सूबों में गालिबन 5 या 6, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मे बी 6 प्रोविंसेस के अंदर जो कि हिंदू मेजोरिटी थे, हिंदू मेजोरिटी एचएम मैंने लिख दिया, जो कि 6 प्रोविंसेस दोस वर हिंदू मेजोरिटी। कांग्रेस में सिक्योर्ड सोल गवर्नमेंट, अपनी सोल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई। जिस तरह मैं कह सकता हूं कि पीटीआई की केपीके के अंदर सोल गवर्नमेंट उनकी, यानी विदाउट एनी कोलिजन, किसी को नहीं साथ मिलाया। और 2 सूबों के अंदर
टू प्रोविंसेस के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस प्लस अदर स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज, छोटी जमातों के साथ मिलकर कांग्रेस ने इंक्लूडेड, जिसमें शामिल है, मैं आपको बता देता हूं, सिंध मुस्लिम मेजोरिटी, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत भी नहीं, विद द हेल्प ऑफ सम अदर स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास 2 सीट 1 सीट 2 सीट 1 सीट। जिस तरह भी आप लोग कह सकते हैं कि इमरान खान ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को साथ, जिसका काफली को साथ, शेख रशीद को साथ, एमक्यूएम को साथ, बाप को साथ, इस तरह इन लोगों को मिला के उसने अपनी हुकूमत सिक्योर की हुई है। और पंजाब के अंदर जो सबसे ज्यादा सीटें हासिल की पंजाब के अंदर, वो एक और पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी। ये मुसलमानों की जमात थी, मुसलमान जिम्मेदार लोग थे, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, इनकी जमीनें थी बहुत बड़ी बड़ी। इन लोगों ने मिलकर पंजाब के अंदर एक पार्टी बनाई थी जिसका क्या नाम रखा था, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। मेजोरिटी इसमें मुसलमान थे और इस यूनियनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी ने 101 सीटें विन की। कितनी सीटें? 101। 101। और ज्यादातर इन्होंने पंजाब से विन की, ज्यादातर पंजाब से। अब एक यूनियनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ पंजाब के अंदर है वो 101 सीटें विन कर रही है, और मुस्लिम लीग जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जमात है, पूरे हिंदुस्तान की, वो 105। आप ये समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि मुस्लिम लीग की वर्किंग कितनी बुरी थी उस इलेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इसमें कुछ जज्बाती होने वाली बात नहीं, आई एम टोटली टॉकिंग ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड्स। मैं पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग वाज टोटली फेल्ड टू कन्वर्ट द रिजल्ट्स। जबकि दूसरी तरफ आप ये यूनियनिस्ट पार्टी को देखें, यूनियनिस्ट पार्टी वाज मच पॉपुलर इन पंजाब एज कंपेयर टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस ने मिलकर हुकूमतें बनाई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का, और जो इनके वजीर आला बना पंजाब का, वो यूनियनिस्ट पार्टी का वजीर आला बना, मुमताज दौलताना में भी, इफ आई एम नॉट गेटिंग, या खिजर है आटवाना या मुमताज दौलताना, दोनों में से कोई एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना। तो ये आपके सामने इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, ये सारी चीजें, ये सारे स्टैट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। 1937 में पहली दफा प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, टोटल 11 प्रोविंसेस हैं, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत सीटें अलग करके दी गई हैं, टोटल जनरल सीट्स 1585, मुस्लिम रिजर्व सीट्स 491। इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन डे का क्या रिजल्ट निकला वो मैंने आपके सामने ये लिख दिया है। इलेक्शन डे का जो रिजल्ट है वो ये मैं आपको एनसर्कल कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया कांग्रेस की क्या वर्किंग रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्या। परसेंटेज के अंदर भी मैंने आपको बता दिया, 1585 में से 707 ऑल इंडिया कांग्रेस और 491 में से 105 मुस्लिम लीग। उसके बाद रिजल्ट हो गया, तो जब हुकूमत बनाने की बारी है तो कितने सूबों में कांग्रेस ने बनाई, टोटल 8 सूबों में कांग्रेस की हुकूमत बनी, जिसके अंदर से 6 के अंदर तो इनकी इनफरादी हुकूमत, सोल गवर्नमेंट इनकी, और 2 के अंदर इन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट बनाई। कोलिजन का मतलब होता है अपने साथ इत्तेहादी, जहां पर आपके पास नंबर ऑफ सीट्स पूरी ना हो तो आप दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाते हो। अच्छा, मुस्लिम लीग को ना सिंध के अंदर कुछ सीट्स मिली थी मुस्लिम, और अब क्योंकि हुकूमत मुस्लिम लीग की कहीं पर भी नहीं बन रही किसी सूबे में, तो मुस्लिम लीग ने खुद से कांग्रेस को ऑफर किया कि जनाब सिंध के अंदर देखिए हमारे पास कुछ सीटें हैं, मिलकर हुकूमत बना लेते हैं सिंध के अंदर। तो कांग्रेस टोटली रिफ्यूज्ड। कांग्रेस डिडंट पे एनी अटेंशन टू द मुस्लिम लीग्स ऑफर कि यार मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि कांग्रेस वाज एंजॉयिंग सोलली, कांग्रेस वाज ट्राइंग टू एंजॉय द हुकूमत सोलली, खुद से ही वो मुसलमानों को कहीं पर भी या मुस्लिम लीग को शामिल नहीं करना चाह रही थी। सो दिस इज द इलेक्शन रिजल्ट। ये बहुत बड़ा इलेक्शन था, पहला इलेक्शन था प्रोविंशियल इलेक्शन सब कॉन्टिनेंट में जिसमें लोकल लोगों को इक्तदार मिलना शुरू हुआ था। तो इससे अब आप देख सकते हैं कि 8 सूबों में कांग्रेस की हुकूमत बनी। तो कांग्रेस का मतलब है यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के मुकामी लोग, यहाँ के मुकामी लोग उन सूबों के हुक्मरान बने,
चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक। सर ये यूनियनिस्ट पार्टी की जो 101 सीट्स थी जी सर, ये उन्हीं 707 में से हैं? नहीं, ये अलहदा है। यूनियनिस्ट पार्टी अलहदा से पॉलिटिकल पार्टी है, इसका कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सर, यूनियनिस्ट तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनकी ये सीट्स इन्होंने कहाँ से सिक्योर की थी? बस यार यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ये इन्हें कोई पॉपुलर जमात नहीं थी, लेकिन चूंकि ये लैंडलॉर्ड्स थे और इनके ताल्लुकात अंग्रेजों से भी ये हो सकता है धांधली की हो इन्होंने, हो सकता है अंग्रेजों ने इनको सपोर्ट किया हो। तो अंग्रेज थोड़ा सा लिटिल बिट मतलब खाइफ थे मुस्लिम लीग से, क्योंकि मुस्लिम लीग वाज टोटली रिजिड, ये रिजिड पॉलिटिकल पार्टी थी। कायदे आजम की उसका जो लीडरशिप थी या कायदे आजम का जो स्टांस था वो रिजिड स्टांस था। तो हो सकता है कि अंदर खाते यूनियनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया गया हो अंग्रेजों की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, पैसा भी चला हो, धांधली भी चली हो। लेकिन बहरहाल इन्होंने 101 सीटें, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी इसकी कि यूनियनिस्ट बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन टर्म्स ऑफ सीट्स। सीटों के हिसाब से सर जी सर, ये पूछना था कि ये जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, ये इन्होंने जो सीटें विन की थी, ये इन्होंने जनरल में से की थी या उसमें मुस्लिम रिजर्व सीट के अंदर से निकाली थी ना इन्होंने सीटें? इन्होंने दोनों की थी, दोनों मुस्लिम रिजर्व सीटों पर भी, क्योंकि ये इसके अंदर नॉन मुस्लिम्स भी थे, तो वो जनरल ठीक है, सीटों पर खड़े हुए थे, और जो मुसलमान कैंडिडेट थे वो इनके मुस्लिम रिजर्व सीटों के ऊपर खड़े हुए। मुस्लिम सीटों में खड़े हुए थे। चलें जी नेक्स्ट टॉपिक। अगला है जी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑफ 1937। अब कांग्रेस ने हुकूमत, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का मतलब है कांग्रेस की हुकूमत कितने सूबों में आई है जी? 8। 8 सूबों में। पहली दफा मेरे ख्याल में हिंदुओं को सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में इतने बड़े लेवल के ऊपर पहली दफा इक़्तिदार मिला है। अगर आप सब कॉन्टिनेंट की पास्ट कोई तारीख देख लेना, कुछ 10-100 साल की तारीख देख लें, तो उन 10-100 सालों में हिंदुओं ने कभी भी यूनानिमसली कलेक्टिवली इतने बड़ी हुकूमत कभी भी उनको नहीं मिली जितनी उनको 8 सूबों में 1937 के इलेक्शंस के बाद मिल गई है। ठीक है, तो अब कांग्रेस की हुकूमत आ गई है, उनमें से 6 सूबों में उनकी 6 सूबों में उनकी अपनी हुकूमत है, जबकि 2 सूबों में उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, अब कैसी हुकूमत की इनकी वर्किंग होनी चाहिए? इक़्तिदार पहली दफा मिल रहा है, तो क्या वर्किंग होनी चाहिए, कैसा इनकी वर्किंग होनी चाहिए इन सूबों के अंदर कांग्रेस की, आपके नजदीक? कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल तो हुआ होगा इनको। जी, यानी अब इन्होंने हुकूमत करनी, और ये हुकूमतें तकरीबन 4 या 5 साल के लिए आई थी। जिस तरह अभी आप देखते हैं कि हर साल हर दफा हुकूमत 4 या 5 साल 5 साल के लिए। 5 साल। तो ये भी 1937 के अंदर हुकूमत आई, और इसने दोबारा से डिसॉल्व होना था असेंबलियों में 1942 को, फिर नए इलेक्शन होने थे, फिर ये प्रोसेस एक इलेक्शन का चलता रहना था, और ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस था, और लोकल लोगों को इक़्तिदार उनके हाथ आता रहना था। तो 1937 की कांग्रेस हुकूमतें 8 सूबों में इनकी हुकूमत है। अगर तो मैं 2 लफ्जों में इनकी हुकूमत को बयान करूं कि अगर कोई पूछे कि यार हाउ वाज द वर्किंग ऑफ कांग्रेस इन दोज 8 प्रोविंसेस, तो जो
बर्ड आई व्यू कहता है, एक तायराना नजर कहती है, तो वो एंटी मुस्लिम। ये बस कोई बंदा पूछ ले कि इन 8 सूबों में इन्होंने कैसा काम किया, तो इसका जवाब यही बनता है कि उन्होंने मुसलमान मुखालिफ काम किया, मुसलमान दुश्मनी परवान चढ़ाई। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है वो मेरे आने वाले टॉपिक्स के साथ रिलेट करेगा। मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि मुस्लिम लीग को क्यों इतनी कम सीटें मिली? मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, कायद आज़म बहुत बड़े लीडर थे, कायद आज़म बड़े फॉर साइटेड थे, बड़े मतलब एक वो पॉलिटिकल अवेयर रखने वाले लीडर थे, और जब उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए और लखनऊ पैक्ट किया ना, तो तब इंडिया के लोगों को समझ आनी शुरू हुई थी कि यार ये जो बंदा है ना, बेसिकली ही मस्ट बी द वेरी अ ट्रू लीडर, नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं जबकि ये फॉर द एंटायर इंडिया, ही कुड लीड द एंटायर इंडिया, वो इंडिया को पूरे लीड कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी सीटें बहुत कम मिली हैं। क्या रीजन क्या हो सकती है, पहले उस पर बात करते हैं। वो आपका टॉपिक नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा आपका ब्रेन वर्क करे, ताकि आने वाले टॉपिक्स के अंदर ना आपको, क्योंकि अब 1937 की कांग्रेस मिनिस्ट्री से ना सिनेरियो चेंज होने वाला है जी। सो व्हाट वर द रीजंस, क्या रीजंस आपके नजदीक हो सकती हैं कि व्हाई मुस्लिम लीग कुडंट परफॉर्म वेल इन द 1937 इलेक्शन? सर हो सकता है स्ट्रेटजीज ठीक से फॉलो ना की हुई हो। चलें जी, एक तरफ लिख देते हैं स्ट्रेटजी। कायद आज़म की स्ट्रेटजी जो सी है ना, उसमें कुछ कैलकुलेशन गलत हो गई हो। जिस तरह इमरान खान वाज वेरी मच होपफुल टू सिक्योर द इलेक्शंस ऑफ 2013, 2013 के भी इलेक्शन सिक्योर करने के लिए बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद था इमरान खान, लेकिन कहीं स्ट्रेटजी गलत हो गई, कहीं कैलकुलेशन की गलत हो गई, कहीं कैंडिडेट अच्छे नहीं खड़े किए, वो डिस्प्यूटेड कैंडिडेट खड़े कर दिए। दीज आर कैंपेन्स वगैरह, कैंपेन्स के अंदर कुछ सही नहीं हो सका। हो सकता है इमरान खान खुद ना सही तरह निकला वो कैंपेन लीड करने के लिए, बस इसने वो मीडिया कैंपेन ही की है, बस मीडिया पर बैठा रहा होगा, अखबारों पर, लोगों के पास नहीं गया, डोर टू डोर नहीं गया, दरवाजा खड़का के लोगों को रिक्वेस्ट नहीं की यार मुझे वोट डालो, लोगों के काम नहीं करवाए, नालियां नहीं पक्की करवाई होंगी इलेक्शनों से पहले, कई चीजें हो सकती हैं। तो उसके बाद जो मुझे लगता है, ये सब चीजें तो आपने सही गिनवा दी हैं कि हो सकता है धांधली हुई हो सकता है मुस्लिम लीग ने कैंडिडेट सही ना खड़ी किए हो, मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स डिस्प्यूटेड कैंडिडेट्स हों, उनकी रेप्यूट अच्छी ना हो, कायदे आजम खुद डोर टू डोर ना गए हों, उन्होंने खुद किसी वो प्रोविंसेस के अंदर जाके जलसे ना किए हों, वो सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहे और मीडिया के सामने कहते रहे कि हम इलेक्शन विन करेंगे, विन करेंगे, विन करेंगे। बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, ठीक। लेकिन इन रीजंस के अलावा इसको अगर मैं एक सम अप करूं, तो वो ये भी हो सकती है मुस्लिम लीग डिडंट हैव एनी अट्रैक्टिव मोटो। मुस्लिम लीग का कोई अट्रैक्टिव मोटो नहीं था, कोई मंशूर नहीं था इलेक्शन में। मोटो क्या होगा जी, कि भी मुस्लिम लीग को वोट दें, मजहबी आज़ादी होगी। मुस्लिम लीग को वोट दें, मुसलमानों के ऊपर से टैक्स खत्म करवाएंगे हम। मुस्लिम लीग को वोट दें, मुसलमानों के लिए स्कूल बनाएंगे हम। मुस्लिम लीग को वोट दें, मुसलमानों के लिए कॉलेजेस बनाएंगे हम। मुस्लिम लीग को वोट दें, मुसलमानों के लिए जॉब्स लेके देंगे हम। मुस्लिम लीग तो को जिस वोट, तरह से वो रोटे कपड़ा मकान की आवाज लगती रही है, इनके पास वो था ही नहीं कुछ भी। हाँ मतलब ऐसा फील होता था कि मुस्लिम लीग के पास कोई मंशूर नहीं था जो मुसलमानों को अट्रैक्ट करता। ठीक है, मुसलमानों के लिए मस्जिदें बना देंगे जी, मुसलमानों को ये कर देंगे। तो ये सब चीजें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी करके देंगी। कांग्रेस ने भी नारा लगाया हुआ कि कांग्रेस को विन करवाएं, कांग्रेस मुसलमानों को भी बराबर के हकूक दिलवाएगी, कांग्रेस मुसलमानों को भी टैक्स कम करवा के देगी, कांग्रेस मुसलमानों के लिए भी अलग से यूनिवर्सिटी और उनके वो कॉलेजेस और जॉब्स वगैरह लेके देगी। ये नारा हो सकता है यूनियनिस्ट ने भी लगाया हो। तो जब ये कोई
सबके नारे एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि कायदे आजम ने या मुस्लिम लीग ने कोई ऐसा डिफरेंट नारा इंट्रोड्यूस या डिफरेंट सोच इंट्रोड्यूस नहीं करवाई मुसलमानों में कि मुस्लिम लीग विन कर सकती। तो मेरे नजदीक ये दो चीजें हैं, एक लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या था, स्ट्रेटेजी क्या थी, कैंडिडेट्स कैसे थे, कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी कैसी थी, ये सब चीजें, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का मोटो। तो ये दो चीजें ऐसी थी जो कि जिसकी वजह से, जिनके लैक करने की वजह से मुस्लिम लीग को स्कोर नहीं मिला, मुस्लिम लीग को सीटें नहीं मिली और हुकूमतें बन गई हैं कांग्रेस की। और जब कांग्रेस की हुकूमत आई और पहली दफा हुकूमत आई कुछ 10-100 साल बाद, हमने वो देखा था अलाउद्दीन खिलजी के बाद से, फिर लोधी, और लोधी के बाद फिर मुगल, और मुगल के बाद फिर अंग्रेज। तो हिंदू कहीं पर भी इतने बड़े इलाके के ऊपर हुकूमत नहीं कर पाए। अब उनको 8 सूबों के अंदर हुकूमत मिलने जा रही है। तो एंटी मुस्लिम वर्किंग है। अब एंटी मुस्लिम वर्किंग के अंदर आप कुछ भी लिख दें, मसलन जी बैन ऑन अजान इन मॉस्क, बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो आप अक्सर अखबारों में आज भी सुनते हैं कि इंडिया में मसाजिद के अंदर अजान देने पर पाबंदी है जी। बैन ऑन जुमा प्रेयर्स, बैन ऑन उर्दू लैंग्वेज, slaughtering, ban on slaughtering cow, ठीक है। उसके बाद जी अरेस्टेड मुस्लिम लीग लीडर्स, मुस्लिम लीग के लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट किया। उसके बाद है जी बैन ऑन रिलीजियस एजुकेशन, मेड कंपल्सरी गीता इन मुस्लिम स्कूल्स, वंदे मातरम विच इज उनका एक रिलीजियस एंथम है, वंदे मातरम में कंपल्सरी इन इस्लामिक स्कूल्स। अच्छा, उसके बाद वर्दा एजुकेशनल स्कीम क्या थी, विच promotes Hindu education in schools। उसके बाद इन्होंने एक तहरीक चलाई जिसका नाम रखा जी शुद्ध संगठन तहरीक मूवमेंट। शुद्ध का मतलब होता है पाक, वो अपनी लैंग्वेज के अंदर। शुद्ध संगठन का मतलब है कि जहां पर जितने मुसलमान है ना, सबको हिंदू करो, या तो हिंदू हो जाएंगे तो पाकी आ जाएगी। यानी मुसलमानों की आने की वजह से जो ये हिंदुस्तान है ये नापाक हो गया। तो उन those 8 provinces they started a movement which was called as the शुद्ध एंड संगठन तहरीक, कि या तो मुसलमानों को भी हिंदू करो या मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो, भगा दो। तो ये है जी फोर्सफुली हिंदू कन्वर्जन, यानी फोर्सफुली हिंदू कन्वर्ट करवाना। ये कुछ वो चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यानी टोटल एंटी। उसके बाद हैवी टैक्सेस ऑन मुस्लिम्स, इनमें से कुछ इतने मजे के हैं, इतने कुछ फनी हैं, जैसे स्टोव टैक्स, आपने घर में चूल्हा बनाना है आपको टैक्स देना पड़ेगा। विंडो टैक्स, आपने घर में खिड़की लगवानी है आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैरिज टैक्स, मुसलमानों ने शादी करनी है तो हैवी टैक्स देना पड़ेगा। ये तो सरदारी से भी आगे निकल गए, सर कह रही है तो सरदारी से भी आगे निकल गए। किससे आगे? जरदारी से जी। चलें, अब जरदारी तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम तो अभी तो हिंदुओं को बुरा भला कह रहे हैं, और इवन कांग्रेस को बुरा भला कह रहे हैं, हिंदुओं को नहीं कह रहे। हम लोग हिंदुओं, तो कांग्रेस की बारी है। अभी हम लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कि उनकी जो वर्किंग थी वो कितनी अजीब वर्किंग थी कि इन्होंने
ये सब कुछ किया। तो डेफिनेटली ये सब कुछ जो किया होगा ये कांग्रेस के चंद एक लीडर्स ने किया होगा, ये पूरी कांग्रेस का स्टांस नहीं होगा, पूरी कांग्रेस जी का स्टांस या पूरे वहां के रहने वाले हिंदुओं का नहीं होगा। लेकिन बहरहाल कांग्रेस के चाहे चंद एक लीडर्स का ये स्टांस हो और उनकी ये वर्किंग हो, और उस वर्किंग की वजह से ये सब चीजें, तो मैं अगर ये कहूं कि एंटी मुस्लिम वर्किंग एंड दैट वाज अ नाइटमेयर, दैट वाज द डार्केस्ट एज फॉर द मुस्लिम्स। ये मुसलमानों के सब लिए पहुंचे हैं। डार्केस्ट एज था, डार्केस्ट टेन्योर था उन दोज 8 प्रोविंसेस और 6 प्रोविंसेस जहां पर कांग्रेस की मुकम्मल हुकूमत थी। उसके अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक हुआ, दैट शुड बी कॉल्ड एज द डार्क टेन्योर एंड द डार्क टाइम फॉर द मुस्लिम्स। तो ये सब कुछ मुसलमानों को भुगतना पड़ा नेक्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट 5 इयर्स 5 years 1942 1942 तक उन सूबों के अंदर जहां पर हुकूमत बनी किसकी, कांग्रेस की। कांग्रेस की हुकूमत बनी, वहां पर ये सब कुछ बियर अप करना पड़ा मुसलमानों। ठीक है, चलें जी, अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आपके पास ये एक टॉपिक आ गया, इसको आप 2 नंबर के लिए कर लें, सही है। मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछता, सिर्फ आपका ब्रेन को एक नरिश करने के लिए मैंने आपको ये सब चीजें लिखवाई हैं कि ये क्या क्या उन्होंने वर्किंग की। उन्होंने बैन ऑन अजान, बैन ऑन मॉस्क, बैन ऑन प्रेयर, बैन ऑन उर्दू लैंग्वेज, स्लॉटर बैन। और अच्छा, एक बड़े मजे की आपको बात बताता हूँ यहाँ पर। तो ये मुस्लिम लीग के वो थे, लीडर थे, इनको क्यों अरेस्ट किया था? यार वो यही कहते थे कि मुस्लिम लीग सबसे बड़ा खतरा है कांग्रेस के लिए, मुस्लिम लीग को जी पकड़ लो, मुस्लिम लीग के लीडर्स को पकड़ लो, तो इनके जो मुखालफिन है वो खुद में खुद ही खत्म हो जाएंगे। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अभी पीटीआई की हुकूमत है, उसने आते ही अटैक किया हुआ किसकी, किसके लीडर्स के ऊपर, नून लीग के। नून लीग की हुकूमत आएगी, वो आते ही अपना जो सबसे बड़ा मुखालिफ होता है उसके केसेस खोल दिया। पहले ये नून लीग और पीपल्स पार्टी में चलता होता था कि जब नून लीग की हुकूमत आई पीपल्स पार्टी को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो नून लीग को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लंबे अरसे तक ना इनको सजाएं मिलें, ताकि जो अगले इलेक्शन है ना उनके अंदर ना ये चेहरे हों, ना इनको वोट पड़े। तो ये सब चीजें, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो चलती रहती है, और यही उन्होंने भी की। जी। और फिर जो रिमेनिंग मतलब 3 सूबे थे, वहां पे मुसलमानों की थी गवर्नमेंट। अच्छा, अब जो रिमेनिंग सूबे थे ना उनके अंदर एक था बंगाल। बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग की हुकूमत तो नहीं बनी, लेकिन मुसलमानों की एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था दी, ये मुसलमानों की थी, कृषक प्रजा पार्टी। ये थी बंगाल की, इसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। और इसको बनाने वाले जो इसके लीडर थे वो हैं जी मौलवी फजल उल हक। मौलवी फजल, तो बंगाल के अंदर इनकी हुकूमत आई। एनडब्ल्यूएफपी, एनडब्ल्यूएफपी के अंदर ये जो बाचा खान की पॉलिटिकल पार्टी थी, एनडब्ल्यूएफपी में खुदाई खिदमतगार बाचा खान की जो पार्टी थी उसकी हुकूमत आई। और बलोचिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान नहीं, एक और सूबा था, वो भी मुस्लिम मेजोरिटी सूबा था, उसके अंदर भी मुसलमानों की ही सीट आई, वो हुकूमत आई, लेकिन गवर्नमेंट बनी। मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं बनी। लेकिन ये जो 2 मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टीज बताई ना, एनडब्ल्यूएफपी के अंदर खुदाई खिदमतगार पार्टी है, इसके लिए बादशाह खान। बाचा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत बड़ा नाम है एनडब्ल्यूएफपी में पठानों के अंदर। और उसके बाद कृषक प्रजा पार्टी, ये बड़ी अहम पॉलिटिकल पार्टीज थी और उनका आगे जाके भी बड़ा रोल आएगा। लेकिन अभी हमारे उसमें कोर्स में इनका रोल शामिल नहीं है। लेकिन अगर आपको वैसे कहीं पढ़ना हो तो आप बाचा खान को और मौलवी फजलुल हक को पढ़िए, आपको काफी इनके बारे में ना एक फ्रूटफुल थॉट्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये जी इनकी वर्किंग। तो मुस्लिम लीग की कहीं भी गवर्नमेंट नहीं बनी थी, टोटली फेल। के अंदर, सिंध के अंदर इन्होंने खुद से बढ़कर आगे, मतलब कांग्रेस को रिक्वेस्ट करना है, इसका मतलब यही है कि आप बहुत ही ज्यादा आप डाउन हो चुके हो और आप बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर पा रहे, और अपने मुखालफों को कह रहे हो कि जनाब हमारे साथ मिलकर ना हुकूमत बना लें।
यानी मुस्लिम लीग की कहीं तो हुकूमत आए थोड़ी सी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुस्लिम लीग couldn't secure any government in any province। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट टॉपिक। तो ये जो एक भयानक ख्वाब है, ये जो भयानक एक दौर है, ये 5 साल आगे चलने वाला है। अच्छा, टाइमलाइन मैं ऊपर लिख देता हूं, मैंने टाइमलाइन नहीं लिखी, वो मैंने क्लियर किया। ये टाइमलाइन आपके साथ रहनी चाहिए। तो टाइमलाइन के अंदर एक और चीज ऐड हो, प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 और उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑफ 1937। ये चीजें आपके पास ऐड हो गई। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड वॉर 2। 1 नंबर के लिए आएगा एक नंबर के लिए सिर्फ जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 का मैं नाम पूछूंगा, डेट पूछूंगा। टाइमलाइन में आपके पास 1 नंबर के लिए ऐड हो गया वर्ल्ड वॉर 2 1939। जी वर्ल्ड वॉर 1 क्या था, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, उसी को लेके आगे चलेंगे, वही पैटर्न है बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर 1 ये था कि यूरोप के अंदर कुछ बड़े मजबूत ममालिक हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। उनके अंदर से 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक्सिस ग्रुप, एलाइड ग्रुप। जो ऊपर वाला ग्रुप है उसके अंदर इंग्लैंड, उसके बाद जी एफ फॉर फ्रांस, और फिर यूएसएसआर, और जो दूसरा ग्रुप है अगेन जर्मनी। और वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के साथ कौन था जी? ऑटोमन एम्पायर। इटली। ऑटोमन